हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं और आप लोग चेक कर सकते हैं कल। हाँ, 30 सितंबर को ही आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आपको अभी पता चल जाएगा कि जो आपका सेंटर नहीं, जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो कहाँ है। तो ये आपको अभी से पता चल जाएगा। आप लोग भी व्यापम की साइट पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। आप लोग जल्दी ही चेक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका एग्ज़ाम कब है, और एग्ज़ाम के बाद भी आप लोग हमें पेपर का रिव्यू दीजिएगा कि कैसा हुआ आपका पेपर। और अभी हम कर रहे हैं भूगोल में 1000 क्वेश्चन की सीरीज़। 9 अक्टूबर तक ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी होगी और ये है हमारा सेट नंबर 31। ये हमारा भूगोल का सेट नंबर 31 है और अभी तक हम लगभग 400 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ITCZ किसे दर्शाता है? ये बताना है कि जो ITCZ है ये क्या बताता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। समझ लेते हैं ये क्या है। ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी को 20 से 2 भागों में बांटती है वो है भूमध्य रेखा। तो ITCZ भूमध्य रेखा पर बनने वाला एक निम्न दाब का क्षेत्र है। ITCZ आपको याद रखना है कैसा है, ये निम्न दाब का क्षेत्र है जहाँ पर दोनों ध्रुवों से आने वाली जो पवनें हैं वो मिलती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से आने वाली पवनें जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर ITCZ का निर्माण होता है, जिसका पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और ये आपका निम्न दाब वाला क्षेत्र है। तो ये किसे दर्शाता है? व्यापारिक पवनों का संगम क्षेत्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर दो गोलार्ध हैं आपके, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जहाँ पर दोनों गोलार्धों से आने वाली पवनें मिलती हैं, संगम होता है जहाँ पर, उसको बोलते हैं ITCZ, और ये है निम्न दाब वाला क्षेत्र। इसे भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी भी कहा जाता है। ITCZ का ही दूसरा नाम क्या है? भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी, क्योंकि ये कहाँ पर बनता है? भूमध्य रेखा पर, और इसका जो दाब होता है वो कम होता है, इसीलिए इसका नाम है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। यह मानसून प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाता है। ITCZ का मेन रोल काय में है? मानसून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूटान में मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? भूटान में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बताना है। तो ये है जल विद्युत। नवीकरणीय आपको पता ही है, ऐसे संसाधन जिनको पुनः नया किया जा सके, जिनको रीन्यू किया जा सके, जैसे जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इंग्लिश में नवीकरणीय को बोलते हैं रीन्यूएबल, मतलब जिनको पुनः क्या किया जा सके? रीन्यू किया जा सके। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो भूटान में मुख्य स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा। भूटान अपनी 70% बिजली भारत को निर्यात करता है। भूटान हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ पर जो भी बिजली का उत्पादन होता है वो हमारे भारत में कितने % बिजली निर्यात करता है? 70%। यहाँ देश की नदियाँ तीव्र ढाल के कारण जल विद्युत उत्पादन योग्य हैं। जो भूटान की नदियाँ हैं वो कैसी हैं? तीव्र ढलान वाली हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जल से विद्युत बनाना आसान है। और जो भूटान है वो अपने बिजली का 70% हमारे भारत को निर्यात करता है। तो हम जो हमारा देश है भारत, वो भूटान पर निर्भर है बिजली के लिए। सहारा मरुस्थल का निर्माण मुख्यतः किस कारण से हुआ है? जो सहारा का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका के उत्तरी भाग में। जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है। प्रमुख कंट्रीज कौन कौन सी हैं? जो प्रमुख देश हैं, जैसे अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, मोरक्को।
प्रमुख रूप से जो सहारा का मरुस्थल है अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। प्रमुख देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया और मोरक्को। मरुस्थल क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या बारिश नहीं होती है। तो जो सहारा का मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है और ये 11 देशों में फैला हुआ है। प्रमुख देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को etc। यह उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। क्षेत्रफल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस कारण से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है? कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कंचनजंगा कहाँ पर है। सिक्किम राज्य में। सिक्किम की राजधानी क्या है? जो सिक्किम है इसकी राजधानी है गंगटोक। राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। कंचनजंगा की लोकेशन आपको याद रखनी है कि ये सिक्किम में है और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और ये किस वजह से इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है? कंचनजंगा को यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसके पीछे का रीज़न है सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व दोनों। यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ की जो हरियाली है, इस वजह से कंचनजंगा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? अभी हमने पहले वीडियो में पढ़ा था ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ और इसी को बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ को ही बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और महाद्वीप भी है, महाद्वीप। और यहीं पर क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड वाला भाग है, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्वी भाग है, ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या ग्रेट बैरियर रीफ फैली हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है यह देश के पूर्वी भाग में फैली श्रृंखला है। यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। रेशम मार्ग का प्रमुख समुद्री हिस्सा किसे कहा जाता है? जो रेशम मार्ग है इसका प्रमुख समुद्री हिस्सा बताना है कि कौन से समुद्र से जो रेशम का व्यापार है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो सिल्क रूट है इसका प्रमुख समुद्री हिस्सा, जो हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं उनमें से किस महासागर से रेशम का व्यापार अधिक होता है वो आपको बताना है। तो वो है हिंद महासागर व्यापार मार्ग। हिंद महासागर। हिंद महासागर कहाँ पर है? हमारे भारत के दक्षिण में। ये भारत का दक्षिणी भाग है और भारत के दक्षिण में ही कौन सा महासागर फैला हुआ है? हिंद महासागर। और ये काय के लिए प्रसिद्ध है? रेशम मार्ग के लिए। यहाँ से रेशम मार्ग है। यह भारत, अरब और चीन राज्य को जोड़ता है। जो ये रेशम मार्ग है भारत को, अरब को और चीन राज्य को जोड़ता है। मसाले और रेशम का प्रमुख व्यापार। कार्बन सिंक का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? कार्बन सिंक का प्रमुख उदाहरण बताना है महासागर है। महासागर विश्व का सबसे बड़ा कार्बन भंडार है। वनों को भी प्राकृतिक कार्बन सिंक माना जाता है। कार्बन सिंक क्या होता है? जो कार्बन गैस को, कार्बन को अपने में क्या कर ले? अवशोषित कर ले, उसको बोलते हैं कार्बन सिंक। तो जो महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा कार्बन का भंडार है। सबसे बड़ा है जो महासागर होते हैं। और इसके बाद जो हमारे पेड़ हैं ये क्या करते हैं? कार्बन को अवशोषित करते हैं। हमें पता है कि जो पेड़ हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। सॉल्ट रेंज कहाँ स्थित है? सॉल्ट रेंज आपको बतानी है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है पाकिस्तान में। सॉल्ट रेंज है पाकिस्तान में। यह पंजाब प्रांत में स्थित है। जो पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ पर सॉल्ट रेंज है। यहाँ नमक की खानें प्रसिद्ध हैं। और पंजाब में, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पर नमक की खानों को बोलते हैं खेवड़ा। जो सॉल्ट रेंज है यहाँ से नमक निकाला जाता है। पाकिस्तान के पंजाब में सॉल्ट रेंज है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? नाम से ही पता चल रहा है। सॉल्ट वाली रेंज जहाँ से नमक निकाला जाए, जिसको बोलते हैं खेवड़ा। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका। जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर कौन सा पर्वत है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका एक हिस्सा लेसोथो में है। यदि पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है, तो वो है ड्रैकेंसबर्ग और इसका एक हिस्सा कहाँ पर है? लेसोथो में।
सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है? सिंधु नदी का उद्गम बताना है तो ये है तिब्बत के कैलाश पर्वत में। यह पाकिस्तान की जीवन रेखा है। सिंधु नदी को कहाँ की जीवन रेखा बोलते हैं? पाकिस्तान की। हमारे भारत की जीवन रेखा कौन है? गंगा नदी। भारत की जीवन रेखा है गंगा नदी और हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा नदी। भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख से ये बहती है। खाटर निकोब झील कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी रूस में। ऑप्शन नंबर ए। इसका नाम क्या है? क्या लिखा है? खारट निकोब झील, ये है रूस में। यह साइबेरिया में स्थित है। जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये झील स्थित है। इसको विश्व की सबसे गहरी झीलों में गिना जाता है। वैसे तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकॉल। यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे गहरी झील क्या है तो वो है बैकॉल। ज्वालामुखी द्वीप क्राकाटोआ कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन आपको बतानी है। ये कैसा द्वीप है? ज्वालामुख से बनने वाला, ज्वालामुखी के उद्गार से बनने वाला द्वीप है क्राकाटोआ। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है आपका स्थित है इंडोनेशिया में क्राकाटोआ द्वीप स्थित है। ये प्रमुख द्वीप है और काय से बना है? ज्वालामुखी से बना है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और जकार्ता में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। बताना है आपको किस चीज़ का हेडक्वार्टर हमारे जकार्ता में है। आपने वो राजनीति में पढ़ा होगा, जो आपके बहुत सारे संगठन हैं उसमें आपको जकार्ता का मतलब जो एक हेडक्वार्टर है वो प्रमुख है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रमुख जो संगठन है वहाँ पर जकार्ता में उसका हेडक्वार्टर है, उस संगठन का आपको नाम बताना है। 1833 में इसका विस्फोट अत्यधिक विनाशकारी था। इसमें वैश्विक जलवायु पर भी प्रभाव पड़ा। डोलड्रम शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? जो डोलडम है इसका प्रयोग बताना है तो भूमध्य रेखीय शांत पवन क्षेत्र। ये जल्दी से इसको समझ लेते हैं। ये है हमारी पृथ्वी और ये बीच में है भूमध्य रेखा। और यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से आने वाली पवनें मिलती हैं तो यहाँ पर काय का निर्माण होता है? ITCZ को ही क्या बोलते हैं? डोलड्रम। और ये कैसा है? भूमध्य रेखा पर निम्न दाब वाला क्षेत्र है। भूमध्य रेखा के आसपास निम्न दाब का क्षेत्र है। आपको याद रखना है जो ITCZ है, ITCZ का पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ये निम्न दाब वाला क्षेत्र है। हॉट डेजर्ट बायोम में कौन सा पौधा अनुकूलित है? तो ये है कैक्टस। कैक्टस कहाँ ग्रो करता है? हॉट रीजन में। जैसे राजस्थान का जो भाग है, जो हमारा राजस्थान का मरुस्थल है, वहाँ पर आपको कैक्टस देखने को मिल जाएंगे। तो हॉट डेजर्ट बायोम, हॉट डेजर्ट जो गर्म रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर कौन सा पौधा देखने को मिलता है? कैक्टस। इसकी पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं। पानी की कमी को रोकने के लिए जो मतलब यदि पत्तियाँ कैसी होंगी, यदि पत्तियों की सरफेस ज़्यादा होगी तो जो आपकी ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, उसकी रेट ज़्यादा होगी ना। पेड़ की पत्तियों से पानी का जो लॉस है वो अधिक होगा। इसीलिए जो ये पत्तियां हैं काय में रूपांतरित हो जाती हैं? कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे जल की कमी को रोका जाता है। काराकोरम दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? काराकोरम दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये भारत और चीन को जोड़ता है। लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। हमारे भारत में जो लद्दाख है और चीन का जो शिनजियांग है उसको जोड़ता है काराकोरम दर्रा। ऐतिहासिक रेशम मार्ग का हिस्सा रहा है जो काराकोरम दर्रा है। ये यहाँ से हमारे प्राचीन भारत में क्या होता था? रेशम का वो व्यापार किया जाता था। दर्रा क्या होता है? जो दो पर्वतों के बीच का गैप होता है, जो रास्ता होता है, उसी को बोलते हैं दर्रा। ज्वालामुखी द्वीप हवाई किस प्रकार के ज्वालामुखी से बने हैं? तो ये बने हैं शील्ड ज्वालामुखी से। शील्ड ज्वालामुखी इज करेक्ट। मोना लोआ और मोना केया इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जो मोना लोआ और मोना केया है इसके प्रमुख उदाहरण हैं और ये बेसॉल्टिक लावा से बने हुए हैं। माउंट डेनाली किस देश में स्थित है? माउंट डेनाली कहाँ पर है? तो ये लोकेटेड है अमेरिका में। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट डेनाली कहाँ का सबसे ऊंचा शिखर है? दो महाद्वीप हैं, उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप। तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है। पहले से माउंट
मैककिनली कहा जाता था। माउंट डेनाली का यदि पुराना नाम, प्राचीन नाम, ओल्ड नेम पूछा जाए तो वो क्या है? मैककिनली। मैककिनली, माउंट डेनाली को ही पहले बोला जाता था। पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, इंग्लिश में इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं, में कौन सी सेवा शामिल है? तो ये है, इसमें फसल का उत्पादन भी होता है, वायु और जल शुद्धिकरण भी है, जलवायु नियंत्रण है। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ज्वालामुखी हिमस्खलन किसे कहते हैं? ज्वालामुखी हिमस्खलन बताना है। इसका आंसर है ज्वालामुखी राख व पानी का मिश्रण, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी हिमस्खलन। यह अचानक आने वाली कीचड़ की धारा होती है। जो अचानक कीचड़ निकलने लगता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी हिमस्खलन। यह ज्वालामुखी विस्फोट के समय घातक होती है। आपको पता है ज्वालामुखी में क्या होता है? जो पृथ्वी के अंदर का गर्म लावा है वो पृथ्वी पर आ जाता है, जो कि काफ़ी गर्म होता है। ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन बतानी है। ओल्ड फेथफुल गीज़र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है, जो अमेरिका का येलोस्टोन, इंग्लिश में येलोस्टोन नेशनल पार्क, अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ये स्थित है। यह हर 90 मिनट पर नियमित रूप से फूटता है। तोसोमोरिरी झील कहाँ स्थित है? क्या नाम लिखा है इसका? तोसोमोरिरी झील की लोकेशन बतानी है। तो ये स्थित है हमारे लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यह हिमालय की ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है, और यहाँ पर दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर देखने को मिला? तो ये था आपका धान पर। इन ऑप्शन में धान। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब और हरियाणा से हुई। 1966 के आसपास हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या होती है? हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हमारे भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। और जो नील बोरलॉग थे, इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। बोरलॉग साहब जो थे, बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। फैराडे स्टेशन किससे संबंधित है? फैराडे स्टेशन बताना है किससे संबंधित है? तो चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश से संबंधित है। इसमें प्रकाश की ध्रुवण दिशा में बदल जाती है। भूभौतिकी और उपग्रह संचार में इसका प्रमुख उपयोग है। पेट्रोलियम भंडार प्रायः किस चट्टान में होते हैं? पेट्रोलियम के भंडार के लिए आपको चट्टानें बताती हैं, तो जो ये आपके अवसादी चट्टानें होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उसमें पेट्रोलियम के भंडार प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। मुख्यतः बलुआ पत्थर और चूना पत्थर में मिलते हैं। लेज़र एंटिलीज द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो एस शेप में है। आपको याद रखना है कि जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति किस शेप में है? तो इंग्लिश के एस अक्षर की तरह है, और यहीं पर स्थित है लेज़र एंटिलीज द्वीप समूह। यह कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। आपको एरिया पता होना चाहिए कि अटलांटिक महासागर का जो कैरिबियन क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित है, और यहाँ पर कई एक्टिव वॉल्केनोज़ हैं, सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। लॉस एंजलिस स्मॉग किस प्रकार का है? जो लॉस एंजलिस स्मॉग है ये किस प्रकार का है? तो ये है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग, जब प्रकाश से केमिकल्स मिलते हैं और जो स्मॉग बनता है, जो प्रकाश से जो हमारे वातावरण में केमिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जब वो मिलते हैं तो बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। और जो लॉस एंजलिस है ये किस प्रकार का है? फोटोकेमिकल स्मॉग है। यह वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से बनता है। समर स्मॉग भी कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग को ही समर स्मॉग बोलते हैं, क्योंकि ये गर्मियों में अधिक बनता है। समर के सीज़न में ये अधिक बनता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। और इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? चील उड़ गया। चील एक पक्षी होता है। चील क्या है? एक पक्षी है। तो चील उड़ गया। उड़ गया से उड़ीसा। चील किस प्रकार की झील है ये आपको बताना है। तो ये है आपकी लैगून झील, बहुत पूछा जाता है। ये लिखा है यहाँ पर। ये उड़ीसा में स्थित एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है। पामीर नॉट किसके लिए प्रसिद्ध है? पामीर नॉट बताना है। ये पर्वत गांठ है। ये विश्व की छत कहा जाता है। पामीर को क्या बोलते हैं? विश्व की छत।
लुसेल सिटी किस देश में स्थित है? एक सिटी का नाम है लुसेल और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कतर। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और ये अरब कंट्री है। यह एक नियोजित स्मार्ट सिटी है। सिटी का नाम आपको याद रखना है लुसेल। ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिटी है और इसको बहुत प्लानिंग के साथ बनाया गया। 2022 फीफा विश्व कप स्टेडियम यहीं बना। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फिन बॉस वनस्पति कहाँ पाई जाती है? एक प्रकार की वनस्पति है फिन बॉस और ये कहाँ देखने को मिलती है? दक्षिण अफ्रीका में। ये देखने को मिलती है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ पर फिन बॉस वनस्पति मिलती है। यह कैप क्षेत्र की विशेष वनस्पति है। यह जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हम बहुत जल्द ही अपने जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके, क्योंकि हम डेली नए नए क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। हम रिपीटेड क्वेश्चंस को बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहे हैं। पहले कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर किया था तो एक हमारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम रिपीटेड क्वेश्चन मत लाइए। उस दिन से मैंने कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लाया है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।